अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अपने दो चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, बस मेजर मेजर से डिस्कस करेंगे। पहला आ गया बोन ट्यूमर्स और जॉइंट इन्फेक्शंस। इसमें सबसे पहले ऑस्टियोमाइलिटिस है। ऑस्टियोमाइलिटिस समझते हैं आपके बोन का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ना, ऑस्टियोमाइलिटिस उसे कहते हैं। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट जो एक्यूट में पता है क्या होगा मेजरली, बस उसने इसमें डिस्टिंक्शन बताइए ना, वो ये है कि डेड बोन प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर तो डेड बोन प्रेजेंट नहीं है अभी, तो ये बिल्कुल अभी लाइक इतना प्रोग्रेस नहीं किया जो ये इन्फेक्शन है, तो उसे कहेंगे एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस। और अगर इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया कि डेड बोन आपको आना शुरू हो गया, जिसे हम सिक्वेस्ट्रम कहते हैं, तो वो तब हम कहेंगे कि ये क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस है। सिक्वेस्ट्रम किसे कहते हैं कि अगर आप आंखों से देख के कोई डेड बोन को मिले ना आपको, तो उसे सिक्वेस्ट्रम कहते हैं। इन वोल्यूक्रम क्या कहते हैं कि आपको पता है डेफिनेटली जब भी वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा तो बोन जो है वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाएगी कि बोन फॉर्मिंग भी किसी तरीके से ज़्यादा की जा सके। तो उसके नतीजे में जो बोन बनती है ना पेरियोस्टियल स्टिमुलेशन की वजह से, उसे कहते हैं इनवोल्यूक्रम। सही है। और ये ऑस्टियोमाइलिटिस के गिर्द एक न्यू बोन फॉर्मेशन को कहते हैं। खैर, इतने पता गया। एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस मसला तो हमने पढ़ लिया। मेजरली ये चाइल्ड्स को इन्वॉल्व करता है, चाइल्डहुड में डिजीज है, और इसमें पहले किसी किस्म का इन्फेक्शन हुआ होगा और बाद में वो ब्लड से फिर बोन में चला गया, ऐसे हो सकते हैं। उसके अलावा अगर अडल्ट्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अडल्ट्स में अव्वल तो इतना कॉमन नहीं है। दूसरा ये कि अगर अडल्ट में कोई ना कोई मसला चल रहा होगा, अडल्ट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होगा, तब उसमें एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है, जिस तरह की एचआईवी हो, डायबिटीज वगैरह हो, कोई मोर्बिडिटी चल रही हो, ठीक है, इस तरह का हो सकता है। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, भला वो एक्यूट हो वैसे भला वो क्रोनिक हो, दोनों में ना स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ही हमारे पास मेजर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फीचर्स क्या होंगे आपको पता है, जिस तरह के इन्फेक्शन के फीचर्स होते हैं, बुखार होगा, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइंस होंगे, पायरेक्सिया हो सकता है, और टेंडरनेस, बोन टेंडरनेस होगी। जहाँ पे वो इन्फेक्शन हुआ है ना, वहाँ की टेंडरनेस होगी। इन्वेस्टिगेशन आप कराओगे तो क्या ही आ सकता है, वही जो फीवर जो इन्फेक्शन में आता है, टीएलसी काउंट ज़्यादा, और रेडियोग्राफ शुरू शुरू में इतने कुछ नज़र नहीं आते, और ये सारी चीज़ें। एमआरई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपने याद रख लेनी है कि एमआरई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। साथ में आप ब्लड कल्चर करवा सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी करवा सकते हो। मैनेजमेंट कैसे करोगे, आप रिससिटेट करोगे। एंटीबायोटिक्स देनी होती है, तकरीबन 2 माह तक चल जाती है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, 2 माह, 1.5 से 2 माह देनी पड़ती है। उसका ये है कि पहले 2 हफ्ते जो है ना, आप उनको आईवी फॉर्म में दे सकते हो, उसके बाद आपने ओरल स्टार्ट करवा देनी होती है, और बेहतर है कि कल्चर करवा के उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक दी जाए। उसके अलावा आप सप्लिमेंटेज अप्लाई कर सकते हो ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना हो, और टिश्यू का कॉन्ट्रैक्चर वगैरह ना बने, पेन कम हो, इन चीज़ों के लिए। अगर कहीं पस आपको नज़र आ जाए, तो आपको पता है पस का एक ही ट्रीटमेंट होता है कि आपको उस पस को ड्रेन करना होता है। खैर, तो बस ये इसकी कुछ मैनेजमेंट है इसकी मेजर मेजर। तो इन शॉर्ट मेन स्टे जो है हमारे पास वो एंटीबायोटिक्स ही है, और सेकंड है कि अगर आपको पस मिल गया तो आपने उसको ड्रेन करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि ये क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में तक जा सकता है, या फिर जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकता है, फ्रैक्चर काज करवा सकता है। तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस की बात की जाए तो इसमें मल्टीपल कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, जिनमें से एसआरएस मोस्ट कॉमन है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अच्छा, इन्होंने ना कुछ स्टेजिंग सिस्टम दिया हुआ है कि कितनी बोन डैमेज हुई है, कितना ज़्यादा। तो उसमें देखेंगे, अगर मेडुलरी है तब इसको 1 कहेंगे, टाइप 1 कहेंगे। अगर कोर्टेक्स इन्वॉल्व हो रही है लेकिन सिर्फ सुपरफिशियली इन्वॉल्व हो रही है, आप देखो पूरी कोर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं हो रही, सिर्फ सुपरफिशियली इन्वॉल्व हो रही है, इसको कहेंगे टाइप 2। सही है। और टाइप 3 में ये है मेजरली कि इसमें जो कोर्टेक्स है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन अभी जो अभी इंस्टेबिलिटी नहीं आई, ठीक है, स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। ये मतलब क्वेस्ट्रम भी मौजूद है, डेड बोन भी मौजूद है, और अगर मैं इसको रिमूव कर भी देता हूँ ना, तो मुझे इंस्टेबिलिटी नहीं आई है अभी उस बंदे में, इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। लेकिन अगर इतना डैमेज हो गया है कि या तो डैमेज होने की वजह से, या जो मैं सर्जरी करके रिमूव करूँगा उसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी आ जाती है, मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो ऐसे केस में इसे हम लोग 4th कैटेगरी में कर देंगे। आई समझ कि मेडुलरी है, सुपरफिशियल कोर्टेक्स है, लोकलाइज्ड है एक एरिया में, सेक्वेस्ट्रम भी है, कोर्टेक्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है, लेकिन स्टेबिलिटी है। आपने ऑपरेशन कर दिया, उसके बावजूद भी स्टेबिलिटी है। और डिफ्यूज में ये है कि या तो ऑपरेशन करने से पहले या ऑपरेशन करने के बाद अगर मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो इसे कहेंगे टाइप 4। तो ये आपने इसको जैसे देख लेना एक दफ़ा। हमारे पास इसके रिस्क फैक्टर्स क्या आ सकते हैं, डेफिनेटली वही कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होना मेजर रिस्क फैक्टर है, जिसमें आपकी अगर
नरिशमेंट अच्छी नहीं है, आप इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं, डायबिटीज़ है, स्टेरॉइड्स है या आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं, तो उनमें ये इसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। प्रेजेंटेशन क्या होगी? प्रेजेंटेशन एक तो वही फीवर वगैरह होगा और क्रोनिक इन्फेक्शन चल रहा होगा, पेन होगी और साथ में साइनस फॉर्मेशन हो सकती है कि मतलब पीप वगैरह ना जिसको सुराख डेवलप हो जाए और वहाँ से पीप आना शुरू हो जाए। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, सॉरी, ये कुछ प्रेजेंटेशन हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन आप वही करवाओगे, एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, बाकी आप जो मर्जी करवाते रहो। ट्रीटमेंट की बात करें तो सेम ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मतलब ट्रीटमेंट सेम है, लेकिन आपने थोड़ा लंबा सा बढ़ा देनी है कि आप वही ऑर्गेनिज्म को कल्चर वगैरह करोगे, एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाओगे, आईवी दोगे, ओरल में शिफ्ट कर सकते हो और जनरल कंडीशन को अच्छा करोगे, उसकी डाइट वगैरह अच्छी करोगे। अगर बोन डेड मिल रही है तो उसकी डिब्राइवमेंट करना बड़ा ज़रूरी है, पस है तो उसको ड्रेन करना बड़ा ज़रूरी है और अगर बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहा और फैलता जा रहा है जो इन्फेक्शन है तो आपको एट देन एम्पुटेशन भी करना पड़ सकती है। सेप्टिक आर्थराइटिस के बारे में यार हम सब जानते हैं क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी जॉइंट का और इसमें यही है कि इसका भी अगर देखा जाए ना वैसे तो, बल्कि इसमें बस हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली बात जो आप याद रखें ना, ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है ऑर्थोपेडिक्स के लिए ना, ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए सर्जिकल इमरजेंसी है और इसमें कोई एक पेशेंट पता है कैसे प्रेजेंट करेगा? कोई भी ना मोस्टली नी जॉइंट होता है, वैसे कोई भी जॉइंट हो सकता है, इन्फ्लेम्ड होगा, रेड होगा, स्वोलन होगा, पेशेंट को फीवर होगा, सही है? तो और वो ना मूवमेंट में बड़ा दर्द करेगा वो जॉइंट। कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी। जिस तरह गाउट का पेशेंट देखा ना आपने, गाउट के पेशेंट में वो अचानक से एक बिग टो पे दर्द शुरू हो जाता है और बड़ा ही पेनफुल होता है, मूवमेंट नहीं होती और टेंडर भी होता है। लेकिन सेप्टिक आर्थराइटिस भी कुछ-कुछ वैसे ही प्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें फीवर ज़्यादा होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा और इस तरह के कुछ फीचर्स होंगे और आपने डिफरेंशिएट करना होता है सेप्टिक आर्थराइटिस और गाउट में। इनको डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि आप एस्पिरेशन करते हो। एस्पिरेशन ये है कि आप नीडल पास करके एस्पिरेट करते हो। अगर उसमें आप फिर आप ना उसको टेस्ट करवाते हो, फिर आप टीएलसी काउंट देखते हो ज़्यादा है, कम है, पस है कि नहीं है। उस बेसिस पे ना कुछ आप डिसाइड करते हो कि सेप्टिक आर्थराइटिस है या ये गाउटी आर्थराइटिस है। बाकी हिस्ट्री वगैरह भी आप ले सकते हो। खैर, अच्छा वो कहते हैं कि अगर जो इन्फेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल 1 साल के बच्चे होते हैं, उनमें हिप जॉइंट का सेप्टिक आर्थराइटिस होना मोस्ट कॉमन है और उसको हम टॉम स्मिथ सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है? देखो भाई, एक तो ये है कि डायरेक्टली आपने लेट्स सपोज़ आप किसी और वजह से ना इस एस्पिरेशन कर रहे थे उसकी जॉइंट की और आपने उधर जो सिरिंज थी आपकी वो खराब थी और आपने बैक्टीरिया डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिए या किसी पेशेंट को पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है, तो डायरेक्ट वो जॉइंट के अंदर बैक्टीरिया चले गए हैं। दूसरा होता है लोकल एक्सटेंशन कि लेट्स सपोज उसको ना किसी मसल का, किसी वसा का या किसी बोन का इन्फेक्शन था और वो फैल गया है जॉइंट में। तो ये सेकंड तरीका हो सकता है। थर्ड जो है वो है कि वो कि कहीं और बोन ब्लड बोन है कि कहीं और हुआ था इन्फेक्शन और जैसे लाइक एंडोकार्डाइटिस था और अब वहां से वो इस जॉइंट तक आ गया। तो इस तरह ये हो सकता है। ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो इनकी ना वैसे अलग-अलग रीज़न्स हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो मोस्ट कॉमनली जो अपने पास कॉमन है ओवरऑल। आईवी ड्रग यूज़र्स में ये कुछ ज़्यादा ही कॉमन है और न्यूनेट्स इन्फेंट्स में एच इन्फ्लुएंजा है। वैसे ना इनको इनकी कुछ एसोसिएशंस भी पाई जाती हैं जिस तरह के आप देखिए स्ट्रेप एपिडर्मिडिस जो है, अगर प्रोस्थेटिक अभी लगवाया ना आपने जॉइंट तो और विदिन विदिन सम अर्ली मंथ्स पेशेंट को सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया तो वो स्ट्रेप एपिडर्मिडिस की वजह से होता है। सही है? तो इनकी अपनी कुछ एसोसिएशंस भी हैं बैक्टीरिया की। खैर आपकी मैंने प्रेज़ेंटेशन आपको मैंने बता दी है कि आप किस तरह प्रेज़ेंट करेगा पेशेंट और इसमें ना वैसे नॉर्मली कोई पीछे रिस्क फैक्टर भी होता है लाइक पहले से ना जॉइंट में कोई मसला चल रहा था, लेट्स सपोज कि ओस्टियोआर्थराइटिस था या फिर आप कह लो कि पेशेंट के प्रोस्थेटिक वाल था, तो ये कुछ ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं कि इन पेशेंट्स में ज़्यादा रिस्क है उस जगह के इन्फेक्शन होने का, सही है? और अब आपने करना क्या होता है, इसकी मैनेजमेंट क्या करनी होती है? यार सबसे पहला जो आपने काम करना होता है ना, अगर आपने सेप्टिक आर्थराइटिस आपने सस्पेक्ट कर लिया, डायग्नोज कर लिया है, तो आपने वो करनी होती है अपना ड्रेनेज करना होता है, एस्पिरेशन करनी होती है, नीडल एस्पिरेशन करनी होती है। सही है? इवन के एंटीबायोटिक्स लेने से पहले। अब एस्पिरेशन तो करनी मस्ट है, मतलब जिस भी जॉइंट जो भी किसी भी जॉइंट का सेप्टिक आर्थराइटिस है, उसमें आपने एस्पिरेशन करनी होती है और आपने ना वो पस वगैरह जो भी होता है उसको निकालना होता है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। देखो एक तो आपको ना डायग्नोस्टिक फ़ायदा होगा कि आप उस एस्पिरेशन को भेजोगे और आपको
बैक्टीरिया वगैरह पता चल जाएगा, तो ये फायदा होगा। दूसरा इसका ना थेरेपेटिकली फायदा होगा, थेरेपेटिकली ये फायदा होगा कि एक तो बैक्टीरियल लोड कम हो जाएगा, दूसरा जो प्रेशर डेवलप हुआ था जॉइंट के अंदर वो कम हो जाएगा। तो एस्पिरेशन करना ये बड़ा मस्ट है। लेकिन जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके आपने एस्पिरेशन करनी होती है, और उसको ना उसको कोशिश करनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेट कर लो। उसके बाद फिर आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी होती है। अच्छा, ये जो एस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, ये बाज़ का दिनों तक कंटिन्यू रहता है, जब तक वो ड्राई ना हो जाए। ठीक है? जॉइंट में मतलब पी पना रुक ना जाए, तब तक ये आप कंटिन्यू करते हो। अच्छा, मेडिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो अपने एंटीबायोटिक्स देनी होती है, तकरीबन डेढ़ महीने तक देनी पड़ सकती है, और उसी तरह पहले 2 महीने आप पहले 2 हफ्ते आप आईवी दे सकते हो, और बाद में आप उसको ओरल पे शिफ्ट कर सकते हो। सर्जिकल मैनेजमेंट, अच्छा, एक है एस्पिरेशन, वो तो आपने करनी है ना हर केस में। एक है सर्जिकल ड्रेनेज, ये होता है कि आप बाकायदा कट दे के, कोई इंसिजन दे के बाकायदा प्रॉपर्ली उसे ना वॉश करते हो सलाइन के साथ, फिर सक्शनिंग करते हो, तो वो है सर्जिकल ड्रेनेज। सही है? ये आप तब करते हो कि अगर लाइक आप नहीं वो ठीक हो रहा ना, उससे एस्पिरेशन से ठीक नहीं हो रहा, या फिर बाज़ का जॉइंट ही ऐसा होता है, जैसा कि हिप जॉइंट जो है ना, इसमें आपने करनी होती है सर्जिकल ड्रेनेज। तो ये इस तरह वेरी करते हैं, लेकिन हर केस में आपको सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ये आप देख लेंगे, आप क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अब अपने पास आ गया मस्कुलोस्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस, के मतलब एक तो आपको पता है पल्मोनरी टीबी होते हैं जो कि फेफड़ों में होते हैं, और उससे फिर वो फैल सकता है बॉडी बॉडी में वो कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व कर सकता है, और उसमें एक हमारे पास मस्कुलोस्केलेटन भी है, और इसमें वो बताता है कि वही डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा इसकी एसोसिएशन है, और प्रेजेंटेशन आपको पता है कि लो ग्रेड फीवर होगा, इवनिंग राइज होगा, वेट लॉस होगा, एपिटाइट लॉस होगा, तो ये चीज़ें होंगी। अच्छा, मोस्ट कॉमन साइट जो है ना मस्कुलोस्केलेटल में, वो अपने पास स्पाइन है, जिसमें अपने पास इसको पोर्स डिजीज कहते हैं। जो अगर स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट हो जाए ना, तो उसे पोर्स डिजीज कहते हैं। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप जो घड़े नहीं होते अपने पास, अभी तो नहीं होते खैर, मट्टी के जो घड़े होते हैं पानी भर के लाने के लिए, तो उनको ऊपर नीचे रखो ना तरतीब से, तो ये स्पाइन की शेप देते हैं। ये पोर्स है ना, और ये स्पाइन की फॉर्म में रेंज है, तो ये पोर्स डिजीज को इस तरह याद रख सकते हैं कि लाइक ये एक स्पाइन है, और ये पोर्स से बनी हुई है। ठीक है? तो इससे पोर्स डिजीज आप याद रख सकते हो, और इसकी मैनेजमेंट यहाँ लिखी हुई है पल्मोनरी टीबी की। जो पल्मोनरी टीबी होता है, इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, आपको पता है 4 ड्रग्स हैं, राइप के नाम से हैं अपने पास। 4 ड्रग्स हैं, कौन-कौन सी हैं? रिफेम्पिसिन, आइसोनिazid, पायराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटोल। तो इसकी पल्मोनरी टीबी के लिए मैनेजमेंट होती है कि 4 2 मंथ्स के लिए और 2 4 मंथ्स के लिए। मतलब जो ये चारों ड्रग्स है ना, ये देनी होती है 2 माह के लिए, और अगले 4 माह के लिए आपने सिर्फ पहली 2 देनी होती है। सही है? रिफेम्पिसिन और आइसोनिazid। तो यही उसने इधर मैनेजमेंट लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट लाइन क्या है, चारों मेडिसिन्स हैं, और बाद में कंटिन्यूएशन फेज में आप पहली 2 को कंटिन्यू करते हो 4 माह के लिए, और फिर अगली 2 को छोड़ देते हो। अब हमारे पास आ गया जो मेजर हमारा टॉपिक है, स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस। ये पोर्ट्स स्पाइन भी कहते हैं, पोर्ट्स डिजीज भी कहते हैं, और इसमें यही मैंने आपको बताया कि कोई भी एरिया को इन्वॉल्व कर सकता है। सर्वाइकल स्पाइन कर सकता है, थोरैसिक कर सकता है, लंबर कर सकता है। सर्वाइकल स्पाइन में टोटिको टोटिकोलिस हो सकता है। टोटिकोलिस क्या होता है कि गर्दन ना एक तरफ मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ी होती है गर्दन, तो उसे कहते हैं टोटिकोलिस। और दूसरा रस्ट साइन आपको मैंने दिखा दिया कि बंदा अपने हाथों से अपनी चिन को सपोर्ट करता है। थोरैसिक स्पाइन की बात की जाए तो थोरैसिक स्पाइन में मिलिट्री एटीट्यूड होता है। मिलिट्री एटीट्यूड ये होता है कि बंदा ना जब लेटता है तो अपनी कमर सीधी करता है, और फ्लेक्शन करता है एल्बो पे, सॉरी फ्लेक्शन करता है हिप पे और नी जॉइंट्स पे, जिस तरह इसने की हुई है। इससे ये होता है कि जो यहाँ के मसल्स होते हैं ना कमर के भी, और जो सोर्स मसल होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और इसकी ना दर्द थोड़ी कम हो जाती है। तो इसे कहते हैं मिलिट्री एटीट्यूड। सही है? जो मेरे इलम के मुताबिक। बाकी लंबर लंबर स्पाइन क्या, अगर लंबर स्पाइन जो होगी अपनी, वो डैमेज होगी, तो उसमें लॉर्डोटिक गेट आ सकता है। लॉर्डोटिक गेट आपको पता है कि लाइक इस तरह ना, बल्कि हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा। तो अकड़ा के ज़्यादा चलता है, लॉर्डोटिक गेट आ जाती है इसमें। जैसे स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस में जो मोस्ट कॉमनली एरिया इफेक्ट होता है, वो एंटीरियर पार्ट इफेक्ट हो रहा होता है वर्टिबल बॉडीज का, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, और इस एंटीरियर पार्ट की डिवेल्प इफेक्ट होने से वो काइफोटिक डिफॉर्मिटी आएगी, कि ऐसे झुकाव सा आएगा, जो वो एक अम्मा सी करी थी, हमने देखा है तस्वीर में ना पहले। अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट की बात करें, यार मैनेजमेंट बल्कि नहीं,
एक और बात बतानी थी कि पोर्स पैराप्लेजिया क्या होता है कि अगर ये जो सेंट्रल स्पाइनल कैनाल जो सेंट्रल कैनाल है अगर उसको इन्वॉल्व कर ले वहां कंप्रेशन काज करे तो उस इस नतीजे में आपको न्यूरोलॉजिकल मसले भी आ सकते हैं जिसमें पोर्स पैराप्लेजिया एक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो यह जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है ना हमारा वो है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट इस तरह कि आपने उसको वही जो आप एटीटी देती हो आपने वो चलानी होती है, लेकिन इस केस में ना आपने ज्यादा लंबा से चलानी होती है, मतलब 9 से 12 माह एटलीस्ट चलानी होती है और बाहर स्टडीज के मुताबिक 18 माह भी चलानी चाहिए। सही है, तो लाइक लंबा सा चलानी पड़ती है। एक एक बात ये, दूसरा ये कि आपने ना पेशेंट को रेस्ट और इमोबिलाइजेशन एडवाइस करनी है कि रेस्ट करेगा, दूसरा इमोबिलाइजेशन जिस जिस जगह का ना मसला है ना उस खास तौर पे उस स्पाइन की इमोबिलाइजेशन, लेट्स सपोज सर्वाइकल स्पाइन का मसला है तो वहां की इमोबिलाइजेशन करनी होती है। तो उसको क्योंकि इसके ना दो फायदे हैं इमोबिलाइजेशन करने से ना, एक तो ये है कि आपका ना ये जो पेन वगैरह है बंदे का, जो पेशेंट का पेन है वो नहीं इतना होगा, पेन ज्यादा होगा मूवमेंट पे, तो इमोबिलाइज करोगे ना तो वो पेन नहीं ज्यादा होगा, दूसरा हीलिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए आपने इमोबिलाइज करवाना है, उसके लिए ना आप कुछ ब्रेसेस इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ब्रेसेस इस्तेमाल कर सकते हो, मुख्तलिफ नाम है इनके अभी किस किस टाइप के आते हैं किस किस जगह के, वो ऊपर लिखे हुए हैं पैराग्राफ में, आपका दिल करे तो आप वहां से इनको पढ़ सकते हो। तो और एक तो पेन हो गया, पेन से बचाएंगे इमोबिलाइज करवा के, दूसरा डिफॉर्मिटी भी नहीं होगी, अगर डिफॉर्मिटी से भी बचाएंगे अपनी उस खास पोजीशन में रख के। तो एक तो ये मैनेजमेंट आ गई अपने पास। लेट्स और बल्कि एक और चीज ऐड कर लें, एटीटी आ गई, रेस्ट आ गया, इमोबिलाइजेशन आ गई, और एक और चीज ऐड कर लो आपके, आपने ना इनकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट अच्छी करनी होती है, इनका ना खाना पीना जरा अच्छा करना होता है। तो ये अगली मेडिकल मैनेजमेंट। अगली आती है कि सर्जिकल मैनेजमेंट। नॉर्मली आप सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ कोशिश करते हो कि ना ही जाओ, लेकिन अगर लार्ज कोल्ड एब्सेस है, कोल्ड एब्सेस पता क्या होती है, एक होती है जो हमारी नॉर्मली बायोजेनिक बैक्टीरिया एब्सेस काज करवाते हैं कि उसमें है ना आपको पता है जो वो टिपिकल साइंस होते हैं, एब्सेस होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होती है, उधर आप देखो तो टेंडरनेस होती है, हाथ में का तो गर्म होती है, तो ये एक एब्सेस होती है ना नॉर्मली टिपिकल जो होती है। कोल्ड एब्सेस में ये कुछ फीचर्स नहीं होते, इसमें पस तो इकट्ठी हुई होती है लेकिन इसमें ये फीचर्स नहीं होते, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी फीचर्स नहीं होते, और टीबी के अंदर ये चीज पाई जाती है। उसकी वजह ये है कि टीबी आप देखो बड़े लंबे अरसे से चलती है और बड़ा स्लोली स्लोली इफेक्ट करती है, तो एज अ रिजल्ट बॉडी कोई एक्यूट इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नहीं लेके आती, तो उसमें ना कोल्ड एब्सेसिस बनती हैं। अगर तो स्मॉल हो तो आप कुछ नहीं करते, अगर लार्ज कोल्ड एब्सेस हो ना तो ऐसे केस में आपको ड्रेन करना पड़ता है। तो एक तो सर्जिकल इंटरवेंशन आपको तब करनी पड़ सकती है, दूसरा ये है कि बोन की डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी हो, सही है, तो उस केस में भी आप खुद समझदार हो, आपको वो चीज को जब डिस्ट्रक्शन हो गया तो आपको निकालना पड़ेगा उसे। और लास्टली ये है कि आपके लेट्स सपोज के स्पाइनल जो कोड है उसकी कंप्रेशन हो रही है और क्या कहते हैं पोर्स पैराप्लेजिया डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में फिर आपको उसे डीकम्प्रेस करवाना पड़ता है, नहीं तो वो न्यूरोलॉजिकल फीचर्स ज्यादा तंग करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते हो, लाइक स्पाइनल कोड जो है वो कुछ ज्यादा डैमेज हो गया, कोई वर्टिब्री ज्यादा स्पेसिफिकली डैमेज हो गया तो आप उसको शायद बदलना पड़ सकता हो, या फिर जो भी आपने करना है ना, तो इस हिसाब से आप सर्जिकल इंटरवेंशन करते हो। लेकिन जो मेन स्टे है, जो असल बीमारी को इलाज है, वो अपने पास यही है, हमारे पास एसीटी। सही हो गया। अच्छा, अगला चैप्टर भी साथ ही हम लोगों ने डिस्कस कर लेना है, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें स्पोर्ट इंजरीज है, मैंने इसमें से टेनिस एल्बो पढ़ानी है और एक हम लोगों ने गोल्फर्स एल्बो पढ़ना है। तो टेनिस एल्बो हमने तस्वीर में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि बार बार एक सेम मूवमेंट की वजह से लेटरल एस्पेक्ट जो एल्बो है हमारी, उसमें मसला आ सकता है, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस हो सकता है, और इसमें मेनली बस पेन होता है, फीचर स्वेलिंग इतनी नहीं होती, मेनली पेन होता है, और आपने इसको ना स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं तो उससे ठीक होता है। बाकी बाकी अगर ज़्यादा उसे ठीक ना हो रहा हो तो आपको सर्जिकल एक्सप्लोरेशन भी करनी पड़ सकती है। अच्छा, टेनिस एल्बो का बस ये आपने याद रखना है, ये नहीं कि सिर्फ टेनिस प्लेयर्स में ही होगी, अगर कोई सेम इसी तरह की रेपिटेटिव मूवमेंट करने वाले लोग लोग होंगे ना, जैसा कारपेंटर है लेट्स सपोज, और वो बार बार उसने कुछ इस तरह का काम करना होता है, तो उसके नतीजे में भी हो सकती है। इसी तरह लेट्स सपोज कि आपकी घर की मेड है और उसका भी लाइक उसे डस्टिंग करनी है, तो बार बार सेम टाइप की ना एक्सेसिव मूवमेंट करती है, तो उसमें भी ये डेवलप हो सकता है। असल चीज है कि एक्सेसिव मूवमेंट होना सेम टाइप की, और उसके नतीजे में वहां स्मॉल आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेन या स्मॉल टीयर वगैरह डेवलप हो जाना। गोल्फ एल्बो, इसमें मीडियल एपिकोंडाइल इन्वॉल्व होगा और ये लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू टेनिस एल्बो। बाकी इसके अलावा मैं आपको नी इंजरी पढ़ाऊंगा। नी इंजरी बड़ी कॉमन है, ठीक है, खास तौर पे कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स के अंदर लाइक फुटबॉल वगैरह या फिर
हॉकी वगैरह इसमें, क्योंकि उसमें डेफिनेटली आपने बार-बार ट्विस्टिंग वगैरह घूमना फिरना आगे पीछे जाना तो उसमें टेर आ सकते हैं। अब नी के अंदर आपको पता है कि क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और पैटेला आ सकते हैं। इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर मतलब जो हमारे पास नी जॉइंट में आने वाली बोन्स हैं उनकी आर्टिकुलर सरफेस में फ्रैक्चर आ सकते हैं, या फिर मेनिस्कस जो होते हैं, जो कुशन्स पड़े होते हैं हमारे इधर, उनमें टेर आ सकता है। तो ये कुछ इंजरीज हो सकती हैं। अब आपकी ना प्रेजेंटेशन पे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि इंजरी कहाँ की हुई है। देखो, एक तो ये है कि एक प्लेयर था, फुटबॉल खेल रहा था और अचानक से उसकी ना कोई चोट लगी, कोई किसी ने आके टक्कर लगाई है या पाँव मारा है और अब उसकी ना इमीडिएटली स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो और वो मज़ीद अब नहीं, बिल्कुल नहीं खेल सकता। तो ऐसे में ना एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी होना सस्पेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ है, तो मतलब हड्डी टूटी है या जो क्रूशिएट लिगामेंट है वो डैमेज हुआ है। लेकिन लेट्स सपोज कि बंदा है, उसको चोट तो लगी है नी पे, लेकिन वो भी खेलता जा रहा है और खेलने उसको इतना आइडिया नहीं हुआ, और खेलने के बाद जब गेम से फ्री हो गया उसके बाद उसने देखा कि नी जॉइंट पे ना उसकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मेनिस्कस का टियर है। सही है? अच्छा, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो आप? या डायग्नोसिस कैसे ही कर सकते हो आप? अव्वल तो देखो, पहले शुरू-शुरू में बड़ा डिफ़िकल्ट है कि वो स्वेलिंग वगैरह होती है और पेनफुल होता है तो वो हाथ भी नहीं लगाने देता। तो आप कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हो। लेकिन आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आपके लिए हेल्पफुल होता है ना, वो होता है एस्पिरेट करना। जिसने सेप्टिक अर्थराइटिस में करे थे ना स्वेलिंग की मौजूदगी में, तो इसी तरह इसमें भी एस्पिरेट कर सकते हो। आप देखो कि ब्लड स्टेन्ड है या फैट ग्लोब्यूल्स आ रहे हैं। अगर तो ब्लड स्टेन्ड है जिसका मतलब है कि लिगामेंट टेयर हुआ है, क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हुई है। और अगर फैट ग्लोब्यूल्स आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ है, क्योंकि इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होगा, बोन डैमेज होगा तो वहां से मैरो निकलना शुरू हो जाएगा, और मैरो फैटी होते हैं ना। तो फैट ग्लोब्यूल्स आ रहे हैं तो मतलब बोन डैमेज हुई है, और अगर ये क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी है तो ब्लड स्टेन होगा मेजरली। बाकी अगर मेनिस्कल इंजरी है तो क्लियर होगा, तो उसमें कोई फैट भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा। तो इस तरह पढ़ सकते हो, बाद में अपने एमआरआई वगैरह करवाना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। और इसकी अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, तो यार देखो, वैसे ना हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तो उसने ये लिखा है कि फिजियोथेरेपी और आपने पेन किलर वगैरह देने हैं, और ये तो देने ही देने हैं आपने, ये तो हर सिनेरियो में देने हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि यार अगर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हो किसी बंदे की, तो ऐसे केस में ना आपने देखना होता है कि वो पेशेंट, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिगामेंट है स्टेबिलिटी के लिए ना, नी जॉइंट की बड़ा इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। तो आपने देखना है कि भाई उस बंदे की डिमांड क्या है। अगर तो वो यंग है, कोई एथलीट है, या उसने भागना वगैरह है, या कोई इस तरह का वर्किंग मैन है, तो उसमें इसका रिपेयर बड़ा जरूरी है। और उसका सिंपल सा एक ही तरीका है, वो है सर्जिकल रिपेयर हो सकता है इसका सिर्फ। और और अगर वो ओल्ड एज है, चलना फिरना नहीं है उसका, इतना नहीं है, तो आप उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हो। अगर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें ज़्यादातर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका ना बड़ा अच्छा लाइक रिपेयरिंग कैपेबिलिटी है इसके अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, ये हमें समझ आ गया। उसके अलावा बाकी मेनिस्काई वगैरह के टियर में मेजरली आप यही करते हो कि आप उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हो और फिजियोथेरेपी वगैरह करवाते हो, थोड़ा-सा पेन रिलीफ करवाते हो, तो ये कुछ चीज़ें आप करते हो। मसल स्ट्रेंथनिंग करवाते हो, ताकि मसल स्ट्रेंथ होंगे ना तो ये भी नी जॉइंट को ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँगे ज़रा। ऐसे ठीक है ना? तो जॉइंट पे ज़रा कम, इन इन लिगामेंट्स पे ज़रा कम कह लो कि वर्कलोड पड़ेगा। नेक्स्ट में तो एंकल स्प्रेन आ गया। ओवरऑल अगर बात की जाए ना, तो ओवरऑल एंकल स्प्रेन मोस्ट कॉमन है। नी इंजरीज मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्टैक्ट मतलब जो स्पोर्ट्स में है ना, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स उसमें ज़्यादा कॉमन है, लेकिन एंकल इंजरी जो है ये ओवरऑल आम लोगों में भी आपको पता है मिल जाती है। खास तौर पे वो औरतें जो हाई हील्स इस्तेमाल करती हैं तो उनमें ये एंकल स्प्रेन हो जाता है। एंकल स्प्रेन स्प्रेन आपको मैंने समझाया था कि सिंपली ये होता है कि सबलक्सेशन होती है टेम्परेरी, और फ़ौरन दोबारा वो जॉइंट अपनी जगह पे आ जाता है। तो उसे स्प्रेन कहते हैं। खैर, इसमें आपने अ, मोस्ट कॉमनली इन्वर्जन होती है, मतलब अंदर की तरफ पैर मुड़ते हैं। इवर्जन भी हो सकती है जो कि लेस कॉमन है, लेकिन इन्वर्जन होती है। अगर इन्वर्जन होगी ना, अंदर की तरफ पैर मुड़ेगा, तो आप खूब अंदाजा लगा सकते हैं कि लैटरल साइड पे मसला आएगा। तो उसकी वजह से लैटरल लिगामेंट का टियर हो सकता है, या फिर फिबुला भी लैटरल साइड पे होती है, उसकी इंजरी हो सकती है, टेलस बोन की इंजरी हो सकती है। वो डायग्नोसिस कैसे करते हैं? नॉर्मली है ना, आपको क्लिनिकली होता है कि आपको बता हिस्ट्री भी मिल जाती है, बस पैर मुड़ गया था, ये मेजरली हिस्ट्री हिस्ट्री होती है, और एक्सरे की ज़रूरत इतनी होती नहीं है। लेकिन अब आपने ये ना, ओटावा एंकल रूल्स हैं, जो कि आपको इस हेल्पफुल है कि आपने ये डिसाइड करने के लिए कि आपने एक्सरे करवाना है कि नहीं करवाना। देखो, अगर तो ओटावा रूल्स
पूरे हो रहे हैं तब आपने करवाना है, अदरवाइज़ नहीं करवाना। अब क्या हो सकते हैं टॉवर रूल्स? या तो जो लैटरल मैल्यूलस है, उसकी टिप पे या फिर उसके ना पोस्टीरियर मार्जिन पे बोन टेंडरनेस हो। इसी तरह अगर मीडियल मैल्यूलस या तो उसकी टिप पे या उसके पोस्टीरियर मार्जिन पे ना बोन टेंडरनेस हो। थर्ड ये है कि बंदा ना चल ना पा रहा हो, मतलब या तो उस उस टाइम उस टाइम ओके मैं चल नहीं पा रहा था, फ़ौरन जब मुझसे प्लेन हो गया, मुझसे पाँव कदम नहीं रखा जा रहा था, और या फिर जब आप उसको एग्ज़ामिन कर रहे हो उस टाइम भी आप देख रहे हो कि वो उसको ना उठा के ला रहे हैं या फिर व्हील चेयर पे आ रहा है, उसे चला नहीं जा रहा। तो इन केसेज़ में ना आपको बेहतर है कि आप एक्स-रे करवा लो, कि इनमें से कोई चीज़ है। अदरवाइज़ आप उसको कंज़र्वेटिवली मैनेज कर सकते हो। करना आपने क्या होता है, इसके लिए ना राइस एक निमोनिक है, राइस राइस ये है कि आपने उसको रेस्ट करवाना है, आइसिंग करवानी है, मतलब बर्फ से टकोर करवानी है, कंप्रेशन आप उसकी ना कोई पट्टी वगैरह कोई आप बैंडेज वगैरह ऊपर कर सकते हो ताकि सोजिश वगैरह ना हो, गर्माइश मिले। और लास्टली ये है कि आपने उसको एलिवेशन करवानी है। एलिवेशन मतलब बस जब वो लेटेगा ना तो एक साना दो साने बने उस पाँव अफेक्टेड पाँव को नीचे रख ले। इससे ये होगा कि वहाँ से ना फ्लो ब्लड का ज़रा सही रहेगा, वेनस फ्लो सही रहेगा और इन सोजिश वगैरह कम होगी। तो बस ये कुछ मैनेजमेंट है बेसिक सी। अच्छा, मोस्टली उसने स्पोर्ट इंजरीज़ की एक बड़ा अच्छा काम किया, ओवरऑल मैनेजमेंट दे दी। वो उसने बताई है प्राइस। पी वैसे है प्रोटेक्ट लाइक अपने अगर स्पोर्ट्स ऐसी हैं तो उस हिसाब से कुछ जो जो भी उसने वो पहनने वाले चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आप पहन लो तो इससे इससे भी इंजरीज कम होती हैं। सेकेंडली राइस जो मेन अपना निमोनिक है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें आप देख लो। एनसेड्स कभी भी मस्कुलोस्केलेटल का पेन हो तो एनसेड्स बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड देती हैं, और स्प्लिंटेज भी आप स्प्लिंटेज ये है कि आपने बस उसकी मूवमेंट उस जगह की रुकनी है, तो स्प्लिंटेज कर सकते हो या फिर किसी भी तरीके से ना आप उसकी मूवमेंट को थोड़ा कम करा दो ताकि ज़रा पेन भी कम हो और हीलिंग भी अच्छी हो जाए। अच्छा, स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी लगवा सकते हो, सही है, अगर इन्फ्लेमेशन सोजिश ज़्यादा हो रही है ऐसे सिनेरियो में। एक बात का उसने कहा है कि लाज़मी ख़्याल रखना है कि एक्कीलीज़ टेंडन इंजरी हो ना, एक्कीलीज़ टेंडन समझते हैं कि जो बैक साइड पे अपने लेट्स सपोज़ ये किसी का पाँव है तो उसके जो बैक साइड पे जो टेंडन होते हैं ना, उसे एक्कीलीज़ टेंडन कहते हैं। इसका अगर इंजरी हुई है ना तब आपने स्टेरॉइड का इंजेक्शन हरगिज़ नहीं देना। कई स्टडीज़ के बाद हम लोगों ने ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि स्टेरॉइड इंजेक्शन एक्लीज़ टेंडन इंजरी में उसको वर्स करता है। इवन कि एक्लीज़ टेंडन टियर कह रहा हूँ, रप्चर काज़ करवा सकते हैं, सही है? उसकी वजह ये देखो, जो स्टेरॉइड्स आप दोगे ना तो उसमें हीलिंग इसकी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कोलेजन सिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। एज़ अ रिज़ल्ट फिर वो ना टी टियर से उल्टा रप्चर की तरफ बात चली जाती है। और मायोसाइटिस ओसिफिकेंस मैंने आपको थोड़ा-सा पहले हम डिस्कस किया था कि हड्डी के जो कि बोन के अंदर सॉरी मसल के अंदर हड्डी बन जाती है, और इसमें बस यही होता है कि ये वैसे ना आप सुन लो क्योंकि ये एफसीपैथी के हवाले से थोड़ा-सा अहम है। इसमें यही होता है कि लाइक एक बंदे को चोट लगी तो मसल इंजरी हुई, और मसल की इंजरी में यहाँ ये वाला हिस्सा कुछ मसल का डैमेज हुआ। अब यहाँ इसकी हीलिंग होनी है और हीलिंग के दौरान कुछ एब्नॉर्मल हीलिंग हुई, एज़ अ रिज़ल्ट वहाँ बोनी टिश्यू रिपेयर हो गया। तो वो बंदा ना हमारे पास स्वेलिंग के साथ, पेन के साथ प्रेज़ेंट करता है कि पट्टे के अंदर स्वेलिंग होती है, पेन होती है। आप एक्स-रे करवाते हो तो आपको ना मसल्स के अंदर बोन नज़र आ रही होती है। तो इसको कहते हैं मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, और इसमें आप इंडोमेथासिन एक अपना क्या कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये दे सकते हो इसकी फर्दर प्रोग्रेशन को रोकने के लिए। बाकी ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, तकरीबन 2 से 3 माह तक पेशेंट की सिम्पटम्स रिज़ॉल्व हो जाती हैं कि उसको पेन वगैरह नहीं होता, स्वेलिंग में भी रह जाए, और फिर विद इन अ ईयर ऑलमोस्ट ये चीज़ बिल्कुल ही बोन भी अपने आप खत्म हो जाती है। तो इसका आपने एज़ सच कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।